मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जाति व्यवस्था के ऊपर। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का ही एक रूप है। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न रूप यानी सामाजिक स्तरीकरण मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब समाज में पाए जाने वाले विभिन्न स्तर। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अलग अलग समाजों में उच्चता और निम्नता के आधार पर, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के आधार पर समाज का विभाजन होता रहता है। और कहीं पर किसी समाज में शिक्षा के स्तर पर स्तरीकरण पाया जाता है, किसी समाज में आर्थिक आधार पर गरीब अमीर के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है, किसी समाज में धर्म के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है। लेकिन यहां पर हम जिस स्तरीकरण की बात कर रहे हैं वो है जाति के आधार पर स्तरीकरण। इसीलिए सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर लिखी है, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष रूप पाया जाता है जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष रूप पाया जाता है जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का ही एक रूप है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब ये जो सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप जो जाति व्यवस्था है, ये भारत में सबसे ज्यादा विकसित है। विश्व में और भी देशों में इस आधार पर विभाजन होता है, लेकिन भारत में जितना शानदार तरीके से और जिस तरीके से जाति का विभाजन हुआ है वैसा विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जाति शब्द की उत्पत्ति कोई नई उत्पत्ति है। ये शब्द जो है ओरिजिनली स्पेनिश भाषा में और पुर्तगाली भाषा में, यानी पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों ने इस शब्द को कास्टा के रूप में, किस रूप में? कास्टा, कास्टा शब्द का प्रयोग किया है और कास्टा से ही कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कास्टा का मतलब क्या होता है? कास्टा शब्द का मतलब होता है नस्ल या प्रजाति, नस्ल या प्रजाति। और सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताया पुर्तगालियों ने, यानी पुर्तगालियों ने, पुर्तगीज लोगों ने भारत में अलग अलग नस्ल या प्रजाति के लोगों के लिए कास्टा शब्द का उपयोग किया। और कास्टा शब्द का जब उपयोग किया तो उसी से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित होकर वो कास्ट बन गया। तो यहां पर कास्ट शब्द को अलग अलग तरीकों से हम परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे? अलग अलग तरीकों से परिभाषित करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर दो तीन परिभाषाएं मेन हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है, क्योंकि परिभाषाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ मुख्य परिभाषाएं जिसे हमें याद रखना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर एक परिभाषा की बात करें, जैसे एक परिभाषा लेते हैं रिजले की। रिजले जो है वो एक बड़े अच्छे विद्वान हैं और समाज शास्त्र में जहां भी आप पढ़ने जाएंगे, चाहे आप प्रजाति के ऊपर पढ़ने जाएं, जाति के ऊपर पढ़ने जाएं, जहां पर भी आप जाएंगे आपको रिजले के बारे में, खासकर एंथ्रोपोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसे यहाँ देखिए क्या कहते हैं ये, जाति परिवारों का संग्रह अथवा समूह है जो एक ही पूर्वज, जो काल्पनिक मानव या देवता हो से वंश परंपरा बताते हैं और एक ही व्यवसाय करते हैं, सजाति समुदाय के माने जाते हैं। क्या कहा इन्होंने? जाति परिवारों का संग्रह है, यानी जब जाति का निर्माण कैसे हुआ है तो परिवारों से हुआ है। यानी बहुत सारे ऐसे परिवार जो अपने पूर्वज एक ही बताते हैं, जिनका संबंध एक ही देवता से है, यानी कि जिनके पूर्वज एक हैं, जिनके देवता एक हैं, कोई उनके लिए कोई इमेजिनरी कोई महान व्यक्ति है वो भी एक है। तो ऐसे परिवारों का जो एक समूह होगा वो समूह जाति के रूप में परिवर्तित हो गई, उसे धीरे धीरे जाति कहा जाने लगा। यानी यहां पर जो परिभाषा रिजले महोदय ने दी है वो इस आधार पर दी है कि जाति का निर्माण परिवारों के समूह से हुआ है और उन परिवारों का जो प्रमुख पुरुष है, जो प्रमुख देवता है या काल्पनिक मानव है वो एक ही है। दूसरी परिभाषा है लुंडबर्ग की। द सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ लुंडबर्ग। अब देखिए ये क्या कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द और बार बार आएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूं, वो है वर्ग। वर्ग मतलब क्लास। दो वर्ड होते हैं, एक जाति और एक होता है वर्ग।
क्लास, वर्ग, जैसे बोलते हैं छात्र वर्ग, स्टूडेंट क्लास, जैसे बोलते हैं टीचर क्लास, शिक्षक वर्ग, जैसे बोलते हैं मजदूर वर्ग यानी कि लेबर क्लास, यानी कि क्लास और जाति यानी कि कास्ट। तो यहां पर एक वर्ग शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या कहा है लुंड वर्ग ने? जाति अनमनीय सामाजिक वर्ग है। अनमनीय, यहां पर ये वर्ड यूज किया, अनमनीय मतलब बिल्कुल उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वो झुकता नहीं है, वो बदलता नहीं है। यानी कि वर्ग तो है, जाति जो है वो भी एक वर्ग है, लेकिन कैसा वर्ग है? अनमनीय, यानी उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता। एक बार जिस वर्ग में यानी जिस जाति में आप पैदा हो गए, वो जीवन पर्यंत वही जाति चलता रहेगा। यानी जाति अनमनीय सामाजिक वर्ग है जिसमें मानव का जन्म होता है, जिसे वे बड़ी कठिनाई से ही छोड़ सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जाति भी एक वर्ग है इनकी नजर में, लेकिन वो एक ऐसा वर्ग है जिसको आप बदल नहीं सकते और कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसी बात लुंड वर्ग ने कहा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला इन्होंने। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कूले का। कूले क्या कहते हैं? कूले की परिभाषा बहुत छोटी और बहुत शानदार है। क्या कहा इन्होंने? जब वर्ग पूरी तरह से आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यहां पर फिर जाति की बात आ गई कि कास्ट जो है उसका संबंध क्लास से है, लेकिन क्लास कैसा? जब वह पूरी तरह आनुवांशिकता पर आधारित हो। जब वर्ग में जो भी लोग होते हैं, जब वर्ग पूरी तरह आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पर आधारित हो तो वो जाति बन जाता है। यानी कि वर्ग जो होता है वो ओरिजिनली वर्ग तो भाई आप बदल सकते हैं। जैसे आज आप छात्र वर्ग में हैं तो आप शिक्षक वर्ग में जा सकते हैं, शिक्षक वर्ग में हैं तो आप किसी और वर्ग में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग में है जरूर, लेकिन एक ऐसे वर्ग में है जिसमें जो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पर आधारित है। अब अगर हम मैकाइवर की परिभाषा देखें तो मैकाइवर कहते हैं कि जब परिस्थिति से मतलब है स्टेटस, परिस्थिति मतलब होता है स्टेटस, जब परिस्थिति पूर्व निश्चित हो यानी पहले से ही निश्चित है, परिस्थिति यानी स्टेटस पहले से निश्चित है, जिसमें मनुष्य बिना किसी आशा के भाग्य लेकर उत्पन्न होते हैं तो वर्ग जाति का रूप धारण कर लेती है। अब यहां पर भी वही बात है, मतलब है तो वर्ग, लेकिन यहां पर कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। पहले से ही जो परिस्थिति जो स्टेटस ऑलरेडी मिल गया, यानी जिस जाति में आप पैदा हो गए उस जाति को आप बदल ही नहीं सकते। यानी एक ऐसा वर्ग जिसमें परिस्थिति यानी स्टेटस पहले से निर्धारित हो, जिसे आप जीवन पर्यंत बदल नहीं सकते, ऐसे वर्ग को जाति कहते हैं। ये बात जो है इन्होंने कही है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। अब जैसे हम लोग इन परिभाषाओं से आगे जाएं कि भाई इन परिभाषाओं से आगे जाते हैं तो यहाँ पर जाति की प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे। जाति की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो है वो विशेषता है आपका समाज का खंडात्मक विभाजन। अब देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन मतलब क्या होता है? सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक जाति है, ये पूरा हमारा एक समाज है, और इस समाज में ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं, समझिए कि ये जाति है। यानी कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये कुर्मी है, ये यादव है, ये महतो है, या ये कोई अन्य जाति। ऐसे हजारों खंड यानी समाज छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यानी कि समाज का खंडात्मक विभाजन जाति के द्वारा होता है, यानी समाज खंडों में विभाजित हो जाता है, उसे ही हम
कहते हैं कि भाई समाज का खंडात्मक विभाजन। तो ये एक विशेषता हो गई जाति की, कि जाति जो है ये समाज को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देता है। दूसरी विशेषता, समाज एवं समाज का ये एक धार्मिक सोपान है, सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की। जैसे हायरार्की होती है, पद सोपान होता है, जैसे हम लोग प्रशासन में देखते हैं कि भाई एक कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, फिर उसके ऊपर एएसआई होता है, एसआई होता है, इसके ऊपर मान लीजिए इंस्पेक्टर होता है, डीएसपी। ये क्या है? हायरार्की है, पद सोपान है। ऐसे अलग अलग विभागों में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विभाजन है, यहाँ पर जो हायरार्की है, वो जाति के आधार पर, यानी जाति के अंदर जो हायरार्की है वो दो तरीकों से हो सकता है। सामाजिक आधार पर भी हो सकता है और धार्मिक आधार पर भी हो सकता है। सामाजिक आधार पर और धार्मिक आधार पर जो है ये एक तरह का हायरार्की है, पद सोपान है। पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो धार्मिक सोपान में ऊपर हो गए। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ कराएंगे या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे। और कोई दूसरी जाति है, मान लीजिए एक कोई बहुत छोटी जाति को ले लें अपन, सपोज करिए कोई चमार जाति का व्यक्ति है, या कोई कुर्मी जाति का व्यक्ति है, या कोई यादव जाति का व्यक्ति है, या कोई धानुक जाति का व्यक्ति है, तो उनको उनके लिए दूसरे कार्य हैं, ये कार्य उनके लिए नहीं है। ये मैं बात पारंपरिक जाति व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। आज की डेट में तो ये सब बदल चुका है, वो एक अलग टॉपिक आएगा कि जाति में क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो जाति की मूलभूत विशेषता है उसमें ये विशेषता पाई जाती है कि कुछ जातियों को धार्मिक आधार पर या सामाजिक आधार पर कुछ निश्चित कार्य दिए गए हैं जो कि धार्मिक आधार पर सुपीरियर माने जाते हैं, ऊंचे माने जाते हैं, और इसी कारण से उस जाति को ज्यादा ऊंचा माना जाता है। तो ये एक कारण हो गया कि भाई जाति व्यवस्था की ये भी एक विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है भोजन एवं सामाजिक मेल जोल पर प्रतिबंध। ये भी एक बड़ी विशेषता है। अपने गांव में देखा होगा, अगर आप किसी गांव से जुड़े हैं या कहीं पर देखा होगा कि कुछ जातियों के लोग ऐसे होते हैं जो एक जाति के व्यक्ति हैं, तो वो किसी दूसरे जाति के यहाँ खाना खाने जाएंगे तो ये पहले से डिसाइडेड होगा कि वो कच्चा खाना खाएंगे कि पक्का खाना खाएंगे, शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई मुंडन संस्कार है या विवाह संस्कार है उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर वो मृत्यु भोज है, मृत्यु से संबंधित कोई भोज है तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे। कौन सी जाति के लोग किस जाति के घर कैसा खाना खाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये भी जाति व्यवस्था में पूर्व निर्धारित होता है। इसीलिए ये भी एक विशेषता हो गई कि भोजन एवं सामाजिक मेल जोल पर प्रतिबंध, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड द सोशल इंटरकोर्स। एक और इसकी विशेषता, चौथी विशेषता अंतर्विवाही। जाति की अगर सबसे बड़ी कोई विशेषता है तो वो है अंतर्विवाही होना। जैसे कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है तो उसे अपने लड़के या लड़की की शादी करना हो तो वो क्या करते हैं, कोई अन्य जाति में वर या वधू ढूंढने नहीं जाते। कहां ढूंढते हैं? अपनी जाति के भीतर। कोई राजपूत है, ठाकुर है, वो अपने लड़के या लड़की की शादी करना चाहते हैं तो वो जो है वर वधू ढूंढना हो उनको तो कहां ढूंढते हैं? अपनी जाति के भीतर। यानी हर एक जाति जो है वो अपने आप में एंडोगेमी होता है, न कि एक्सोगेमी होता है। एंडोगेमी यानी अंतर्विवाही, अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना, ये अंतर्विवाही लक्षण होता है। और यही एक कारण है जिसके कारण जाति व्यवस्था और ज्यादा दृढ़ हो जाती है और ज्यादा कठोर हो जाती है। इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर जाति व्यवस्था को कमजोर करना है, यानी जाति व्यवस्था को भारत में अगर हमको हटाना है, तो हमें इस व्यवस्था में एंडोगेमी की जगह एक्सोगेमी सिस्टम को लाना होगा। कहने का मतलब है कि बहिर्विवाही प्रणाली को बढ़ावा देना पड़ेगा, और सरकार इसके लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम वगैरह भी चलाती है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। मूल बात यह है कि जाति व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है इसका एंडोगेमी होना, यानी अंतर्विवाही होना, यानी एक ही जाति के भीतर विवाह के लिए पुरुष या स्त्रियों को ढूंढना, यानी कि लड़के या लड़कियों को ढूंढना। ये जो विशेषता है ये इसकी अंतर्विवाही विशेषता है।
पांचवी विशेषता है व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये भी एक बहुत पारंपरिक विशेषता है, लेकिन आज की डेट में देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो वो टीचर ही बनेगा या पूजा पाठ ही कराएगा। कोई विश्वकर्मा है, बढ़ई है, तो वो कोई लकड़ी का ही काम करेगा, वो प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, वो प्रोफेसर भी बन सकता है। ये आज की विशेषता हो गई, ये आज का बदलाव है। लेकिन पारंपरिक विशेषता ये थी, कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि आज से हजारों साल पहले जब जाति वर्ण व्यवस्था परिवर्तित होकर जाति व्यवस्था के रूप में बदल रहा था, तो ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय एकदम रिजिड होता था कि भैया आप ब्राह्मण हो तो आप पढ़ोगे, पढ़ाओगे, वेदों का अध्ययन करोगे, पूजा पाठ करोगे, पूजा पाठ कराओगे। आप बढ़ई हो तो केवल लकड़ी का ही काम करोगे, आपके बच्चे हैं तो वो वही काम करेंगे। आप नाई हो तो भाई बाल काटने का ही काम करोगे, आप लोहार हो तो वही काम करोगे। मतलब आप अपना व्यवसाय नहीं बदल सकते। ऑक्यूपेशन डिसाइडेड होता था और उसी के आधार पर समाज में जो है बदलाव आता था। ये अलग बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, तो ये सब बदलाव आते चले गए। लेकिन जो पारंपरिक विशेषता अगर आपको पूछेंगे जाति की, तो यही विशेषता है कि जाति जो है उसमें व्यवसाय के चयन पर भी प्रतिबंध रहा होगा। तो ये भी एक विशेषता हो गई। और छठवीं विशेषता, जो इसकी अंतिम विशेषता हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, वो है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी का मतलब यह है कि किस जाति के व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन जातियों के साथ उन्हें संपर्क रखना चाहिए, किन जातियों के साथ उन्हें भोजन यानी खाने पीने का संबंध रखना चाहिए, उठने बैठने के संबंध रखने चाहिए। ये सारी विशेषता भी जाति विशेषता, जाति की विशेषता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो जाति है, जो भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख रूप है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो उसकी जो मुख्य 6 विशेषताएं हैं, उसको जरूर आप ध्यान रखिए कि वो कौन कौन सी 6 विशेषताएं हैं, है ना। क्योंकि वो अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का सामाजिक एवं धार्मिक सोपान, भोजन एवं सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध, अंतर विवाही होना, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं। ये 6 विशेषताएं आपको याद रखना है। और अब लास्ट में, क्योंकि बार बार हम इस चीज का जिक्र कर रहे थे परिभाषा के दौरान भी कि वर्ग और जाति ये 2 प्रमुख शब्द हैं, तो यहां पर ये दोनों के बीच एक अंतर हमें पता होना चाहिए। देखिए, जाति जो होता है वो बंद होता है, कास्ट इज क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड का मतलब यह है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जाति, जिस जाति में व्यक्ति पैदा होता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी गरीब हो जाए, रहेगा उसी जाति का। उससे उसकी उसकी अमीरी, गरीबी, शिक्षा, आर्थिक या किसी भी आधार पर वो अपनी जाति नहीं बदल सकता। तो जाति एक बंद वर्ग है। इसीलिए कहा जाता है कि जाति जो है वो एक वर्ग है, एक क्लास तो है, लेकिन बंद है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जबकि वर्ग क्या है, क्लास क्या है, खुला है। भाई आज आप स्टूडेंट हो, आपने पीएससी का एग्जाम पास किया, यूपीएससी पास किया, आप आईएएस बन गए, आप प्रशासक वर्ग में आ गए। आप प्रशासक वर्ग में हो, रिटायर हो गए, आपने चुनाव लड़ा, आप पता चला राजनीतिक वर्ग में चले गए। यानी वर्ग जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। तो इसीलिए कहते हैं जाति बंद होता है, वर्ग खुला होता है। दूसरी विशेषता, दैविक बनाम धर्म निरपेक्ष, यानी डिवाइन वर्सेस सेकुलर। भाई जाति क्या होता है? जाति में आनुवंशिकता का महत्व रहता है, धार्मिकता का महत्व रहता है, रिलीजियसनेस ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो जाति होता है वो दैविक, यानी जिस जाति में आप पैदा हो गए ईश्वर की कृपा से उसी जाति में रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यानी जाति जो होता है वो दैविक होता है, धार्मिक होता है, ईश्वरीय होता है, आनुवांशिक होता है। लेकिन वर्ग कैसा होता है? सेकुलर। वर्ग कैसा होता है? सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष।
उसे इससे मतलब नहीं कि किस जाति में पैदा हुआ, किस धर्म में पैदा हुआ। वर्ग तो बदल सकते हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो है अपना वर्ग बदल सकते हैं। आप आज जो है आप शिक्षक वर्ग में हैं, कल आप प्रशासक वर्ग में जा सकते हैं, प्रशासक वर्ग से राजनीतिक वर्ग में जा सकते हैं। भाई आज कोई हो सकता है कि थोड़ी उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, तो हो सकता है वो मान लीजिए सपोज करिए वो मजदूर वर्ग में है, लेबर क्लास में है, कल उसने कोई इंडस्ट्री खोल ली तो उद्योगपति वर्ग में चला जाएगा। उसमें कोई जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमने बोला कि वर्ग जो होता है वो खुला होता है, वर्ग जो होता है वो सेकुलर होता है। और तीसरी विशेषता जो इसमें देखने को मिलती है वो ये कि जाति अंतर विवाही होता है, एंडोगेमी होता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया जाति की एक प्रमुख विशेषता जो इसे मेंटेन रखती है वो यही है कि जाति जो है वो अंतर विवाही होती है। अब एक और विशेषता पर बात करते हैं और वो है वर्ग चेतना, क्लास कंसियसनेस। क्लास कंसियसनेस क्या होता है? जैसे कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति है तो वो मजदूर वर्गों के प्रति अवेयर रहेगा, यानी कि वर्ग जो होता है उसमें अपने वर्ग के प्रति चेतना पाई जाती है, उनके दुख सुख के बारे में वो जानना चाहते हैं या उसमें मदद करना चाहते हैं। इसी तरह की विशेषता जाति में पाई जाती है। जाति व्यवस्था में उसे हम वर्ग चेतना नहीं कहते, लेकिन जातीय जो समुदाय होते हैं, एक जाति के लोग अपनी जाति के लोगों के प्रति ज्यादा अवेयर होते हैं। तो वर्ग जो होता है वो क्लास कंसियसनेस के लिए जाना जाता है, जबकि जाति जो है वो जातीय विशेषता के लिए जाना जाता है, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसके अलावा एक और विशेषता, लास्ट विशेषता जो है वो है प्रतिष्ठा, यानी कि प्रेस्टीज। यानी कि जाति में जो है जाति में उच्चता और निम्नता के आधार पर प्रतिष्ठा पाई जाती है, जबकि वर्ग की जो प्रतिष्ठा होती है उनके आर्थिक आधार पर भी हो सकती है, शिक्षा के आधार पर भी हो सकती है। लेकिन जाति की प्रतिष्ठा जो है उनकी उच्चता, अगर कोई ब्राह्मण जाति का है तो भाई समाज में उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा हो गई, ठाकुर है राजपूत है तो ज्यादा प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन वर्ग में ऐसी बात नहीं रहती। वर्ग में जो प्रतिष्ठा होती है वो प्रतिष्ठा शिक्षा के आधार पर या आर्थिक आधार पर पाई जाती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपना सपोर्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जाति की उत्पत्ति के बारे में। धन्यवाद।